इस लेक्चर में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास। चोलास किस तरीके से अपने एम्पायर को चलाते थे। चोला इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमें बताती हैं कि राजा को कहा जाता था या उसका जो नेम लिया जाता था, जो टर्म यूज़ होती थी वो अलग अलग टर्म्स थी यहाँ पर, लाइक को, पेरुमल, पेरुमल अधिकल, द ग्रेट वन, द ग्रेट किंग, राज अधिराज, राजा राज अधिराज, को, कोनमई, कोंडन, द किंग ऑफ किंग्स। ये टर्म यूज होती थी सारी की सारी राजा के लिए। ओके, राजा के पास सारी की सारी अथॉरिटी थी, मेन पावर यहीं से फ्लो होती थी, और उसके पास अपना खुद का मंत्रिमंडल भी था लोगों को, उसको एडवाइस करने के लिए, ताकि लोगों के लिए अच्छी वो पॉलिसीज और गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके। अलग अलग प्रकार की जो चोला इंस्क्रिप्शंस अलग अलग एरियाज में हमें जो मिली हैं वो हमें बताती हैं कि जो चोला राजा हुए हैं अभी तक जितने भी, जैसे प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने प्रोमिनेंट जो राजा पढ़े हैं, छोटे छोटे इक्के दुक्के बीच में हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट हमने पढ़े वो 15 राजा पढ़े हैं, है ना, टोटल नंबर में। तो चोला इंस्क्रिप्शंस हमें उनकी तारीफ करते हुए बताती हैं कि चोला खानदान के राजाओं में, लेटर चोला खानदान के राजाओं में एक मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते थे। उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर से भगवान ने इनको नवाजा था, इनको ब्लेसिंग्स दी थी। लाइक दे वर एंडाउड विद अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी बिल्ड बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छे योद्धा थे, और अगर जिस रीजन के ऊपर कब्जा करने के लिए सोच लें तो वो करके ही रहते थे। दे वर ग्रेट सपोर्टर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, और काफ़ी हम्बल इनका नेचर था इन टर्म्स ऑफ दान पुण्य करना। तो उसी जनरस नेचर के लिए दे यूज टू गिव, उसी जनरस नेचर की वजह से दे यूज टू गिव गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण्स को कभी कभार लैंड भी दिया जाता था, है ना, जिसको हम प्रीवियस एरास में क्या बोलते थे, ब्रह्मदे। राजा से उम्मीद ये करी जाती थी, उससे एक ड्यूटी या फिर आप कह लो रोल उससे ये एक्सपेक्ट करा जाता था, दैट ही वॉज रिगार्डेड एज प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण शर्म धर्म। ठीक है, अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द इवल्स ऑफ काली एज। कलयुग में जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, जितने भी बुरे लोग हैं, जितने भी बुरे आदमी हैं, जितने भी बुरे रूलर्स हैं, उनको मारना। और ये वर्ण शर्म धर्म किसको कहा गया है, 4 वर्णास का प्रोटेक्टर। ठीक है, राजा को अक्सर कंपेयर करा जाता था गॉड से, ईदर डायरेक्टली और विद द यूज ऑफ डबल एंटेडर। अभी डबल एंटेडर का मतलब बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा ना, हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स में चीज़ डिस्कस कर रहे थे, मान लो एक सिक्का है, सिक्के की ऑब्वियस ही बात है 2 फेस होंगे, एक तरफ है यहाँ पर किंग, दूसरी तरफ है यहाँ पर कोई ना कोई डीटी दूसरी साइड। ठीक है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इसकी भी 2 साइड होगी, एक तरफ इसकी जनरल क्वालिटीज लिखी हुई हैं और एक तरफ इसकी वो क्वालिटीज जो कि इसका कंपैरिजन गॉड से करवाएं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो चोला राजा था, राज राजा, इसको एक टर्म दिया गया है, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में, उलक लनार पेरुमल। That is the one who measured the earth like God Vishnu, who according to a famous myth encompassed the universe with its 3 strides। इसने भ्रमण करा था पूरे के पूरे यूनिवर्स का, ऐसा माना जाता है। इसकी इंस्क्रिप्शन हमें चीज़ पता लगती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इनकी इंस्क्रिप्शंस पर हम 100% रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज दे वर ऑल्सो लाइक प्रशस्ति, और ऐसी प्रशस्ति, मतलब कंपेयर कर सकते हैं उनको प्रशस्ति से, ऐसी तारीफें दैट वर वेरी मच
एग्जैजरेटेड। राजा जो है अक्सर टूर पर निकलते थे इन ऑर्डर टू कीप इन टच विद द एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपको जोधक अकबर मूवी का एक सीन दिखाया था, याद है? अपना अपनी वेशभूषा बदलकर, अपना लुक बदलकर अकबर भी निकलता है एक बारी मार्केट में, ये देखने के लिए कि अनाजों के रेट क्या चल रहे हैं, दाम क्या चल रहे हैं, है ना। बॉडीगार्ड इनको प्रोटेक्ट करते थे, हु वर सॉन टू डिफेंड द किंग्स। मतलब बॉडीगार्डों ने शपथ ले रखी थी, इतने ट्रेंड बॉडीगार्ड थे, इतने लॉयल वफादार बॉडीगार्ड थे, जिन्होंने कसम खा रखी थी, शपथ ले रखी थी कि वो राजा की सुरक्षा करेंगे, भले ही उनको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। जो बॉडीगार्ड थे उनके सिलेक्शन में देयर वाज अ हेरिडिटरी एलिमेंट एंड दे वर गिवन असाइनमेंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑल्सो। वेनिस से एक वेनिशियन ट्रैवलर आया था, जिसके बारे में हम क्लास 12 में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर आता है ट्रैवलर्स, उसमें हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मार्को पोलो प्रोमिनेंट ट्रैवलर तो नहीं था उस बुक के अंदर, लेकिन हमने इसके बारे में एक दो पैराग्राफ पढ़े थे। जो केरला आया था 13वीं शताब्दी में, वही लिखता है अपनी किताब में, अपने ट्रैवलॉग्स में, ऑन द डेथ ऑफ द मोनार्क, अगर राजा अगर मर जाए, बॉडीगार्ड्स इतने वफादार थे कि वो और किसी राजा के बॉडीगार्ड बनने को तैयार नहीं थे, और अब उनके जीवन का कोई कर्तव्य, कोई अस्तित्व रह नहीं गया था, तो वो अपने आप को जला देते थे। दे बर्न देमसेल्व्स इन फ्यूनरल फायर। यानी कि देख रहे हो श्रेया, बॉडीगार्ड भी सती प्रथा कर रहे हैं राजा के मरने के बाद, इतना प्यार है। अब ये वाली बात आपको सही लग रही है कि झूठी लग रही है, सच से बताओ। झूठी लग रही है। बिल्कुल झूठी है, एग्जैजरेशन ही तो है, और क्या बताओ। काफी एग्जैजरेट। यार तुम दूर दराज से ट्रैवलर के तौर पर आ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें पेट्रोनेज चाहिए, वो चीज़ तो समझ में आ ही रही है। अब राजा को बताओगे इतिहास में, देखो ये छाप मैं आपके बारे में छोड़कर जा रहा हूँ, ये पहचान छोड़कर जा रहा हूँ, खुश नहीं होगा वो, और रुकने की जगह नहीं देगा। राजा के घर काफ़ी बड़े बड़े होते थे, पैलेस काफ़ी बड़े बड़े थे विद लार्ज बैंकेट हॉल्स, बहुत बड़े बड़े गार्डन्स और टेरेसेस। चोला इंस्क्रिप्शंस में हमें अलग अलग ऑफिसेस, पोर्टफोलियोज एंड पोर्टफोलियो होल्डर्स लाइक ऑफिशियल्स के लिए बड़ी सारी टर्म्स देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार से अलग अलग टर्म्स यूज होती थी ऑफिस एंड ऑफिशियल्स के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पल्लवास, पांड्यास एंड चीरास, और उन्हीं टर्म्स से कुछ टर्म्स बोरो होते हुए, जो कि टर्म्स यूज होती थी पल्लवास, पांड्यास और चेरा किंगडम्स में, हमें देखने को मिलता है कि चोलास का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है एज कंपेयर टू पल्लवास, पांड्यास एंड चेरास, ये काफ़ी एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। स्पेशली ये एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और भी वास्ट हो गया फ्रॉम द टाइम ऑफ राजराजा वन, अर्ली 11th सेंचुरी में। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिक्लाइन भी हुआ आफ्टर द रूल ऑफ कुलोथुंग वन। जिस टाइम पर सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी कुलोथुंग वन के डेथ के बाद डिक्लाइन होने लग गई थी, एंड देयर वाज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द पावर ऑफ लोकल चिफ्टन्स। चोलास की आर्मी काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। हाथियों की 3 तरह की फोर्सेस मेंटेन यहाँ पर रहती थी, ओवरऑल 3 तरह की फोर्सेस यहाँ पर मेंटेन रहती थी। एक हाथियों की, एक घुड़सवार और एक फुट सोल्जर्स, जो कि हमेशा तैनात रहते थे अपने बोज, एरोज एंड स्पीयर्स के साथ। एम्पायर को बोला जाता था एज राज्यम या राष्ट्रम, विच वॉज डिवाइडेड इंटू 8 मंडलम, 8 प्रोविंसेस। हर एक को गवर्न करा जाता था बाय अ गवर्नर और अ वाइसरॉय, जो कि जनरली प्रिंसेस होते थे ऑफ द रॉयल ब्लड और एंड ऑफ नोबल फैमिलीज। ऑफिशियल जो थे, दे वर जनरली पेड बाय गिविंग देम असाइनमेंट्स ऑफ रेवेन्यू बेयरिंग लैंड, कि यहाँ से रेवेन्यू निकाल के राजा को पहुंचाना, कुछ रेवेन्यू तो भी रख लेना अपने खर्चे के लिए। कुछ जो प्रोविंसेस थे, दे वर फॉर्म्ड ऑफ प्रिंसिपैलिटीज, जिनको चोलाज ने एनेक्स करा था, चोला राजाओं ने एनेक्स करा था, उनको कॉन्कर करा था। एंड सम ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द
वेसल प्रिंसेस जो कि ट्रिब्यूट देते थे, अपनी सर्विस देते थे जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन इन चोला राजाओं को हो जाती थी। उनको छत्र छाया के अंतर्गत रखा गया था कि जब भी इमरजेंसी हो तो तुम हमें सपोर्ट करना। प्रोविंसेस जो थे उनको डिवाइड करा जाता था इनटू कोट्टम एंड वलनाडु, विच वर अगेन डिवाइडेड इनटू नाडूज और डिस्ट्रिक्ट। एंड हर एक जो ये डिस्ट्रिक्ट थी, जो नाडू थी, जिसको यहाँ पर ये जो बोला जा रहा है, इट कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ ऑटोनॉमस विलेजेस। मतलब गांव में कोई हस्तक्षेप नहीं होगी, वो आराम से अब रूल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैरी आउट कर सकते हैं। बस ये याद रखना पड़ेगा उनको कि वो चोला एम्पायर का पार्ट है। और डिसेंट्रलाइज लेवल पे ये जो ऑटोनॉमस विलेजेस थे ये काफ़ी मुख्य भूमिका निभाते थे इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी बढ़ावा, काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है बाय श्रेणीज या फिर गिल्ड्स। जो मर्चेंट गिल्ड्स थे ना, उनको यहाँ पर बोला जाता था पुगा, which were like some autonomous corporate organizations having persons belonging to same craft। मतलब जैसे अगर मॉन्यूमेंट्स या टेम्पल्स बनाने वाले अगर कोई आर्टिसंस हैं या उसको सपोर्ट देने वाले, आर्टिसंस को छोड़ो वो तो कारीगर हो जाएंगे, कोई मर्चेंट्स हैं जो कि सिर्फ टेम्पल मेकिंग के लिए सपोर्ट देते हैं। वो कहते हैं पैसा तो देंगे लेकिन इस पैसे से सिर्फ मंदिर बनना चाहिए और किसी काम में यूज़ नहीं होना चाहिए। अब ऐसे अगर एक ये मर्चेंट्स हैं XYZ, एन नंबर ऑफ मर्चेंट्स हैं, तो उनका ये एक ग्रुप बन जाएगा। कोई मान लो कि पॉन्ड्स बनवाना चाहते हैं, इरिगेशन सिस्टम करवाना चाहते हैं, तो ये पैसा देने को तैयार है सिर्फ इसके लिए, तो ये हो जाएगा ABC ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। फिर से पढ़ो इसको। एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो ग्रेटली फैसिलिटेटेड बाई श्रेणीज और पुगास विच वर गिल्ड्स, यानी कि ग्रुप्स में जो ये रहते थे मर्चेंट्स वगैरह, जो सपोर्ट देंगे, पैसा देंगे। एंड दे वर लाइक सम ऑटोनॉमस कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग पर्सन्स बिलोंगिंग टू सेम क्राफ्ट। जो सेम तरीके का काम कर रहे हैं वो ग्रुप बनाकर इस तरीके का सपोर्ट देते थे किसी न किसी चीज़ को डेवलप करवाने के लिए, बिल्ड करवाने के लिए। मंडलम और जो प्रोविंस है, इट वॉज हेडेड बाय वाइसरॉय गवर्नर। उसके नीचे कोट्टम या फिर वलंडू। नाडूस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था। देवर ऑल्सो एग्रीकल्चरल लैंड, नोन एज एग्रीकल्चरल लैंड। नट्टर, इट वॉज द असेंबली ऑफ द लीडिंग मैन ऑफ नाडू और डिस्ट्रिक्ट। एंड नगरट्टर या फिर नगरम, असेंबली ऑफ मर्केंटाइल ग्रुप्स या फिर मर्चेंट्स, ये जो श्रेणीज या फिर पुगास जिसको कहा जा रहा है। हर एक नगर अपनी स्पेसिफिसिटी के लिए जाना जाता था, नगरम, टू डिफरेंट ट्रेड्स एंड स्पेशलाइज ग्रुप्स। मतलब अलग अलग जो ट्रेड्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं, जो स्किल्ड पर्सन्स हैं, जो मर्चेंट ग्रुप्स हैं, उनका एक अलग अलग नगर जो है वो बनाया जाता था। ठीक है। फॉर इंस्टेंस सालिया नगरम और सत्सुमा परिषद नगरम, इट वॉज एसोसिएटेड विद टेक्सटाइल ट्रेड। यहाँ पर कौन लोग मिलेंगे जो कि क्या काम कर रहे हैं, कपड़ों के व्यापारी हैं। शंकरपदी नगरम, इट रिप्रेजेंटेड ऑयल एंड घी सप्लायर्स। पराग नगरम, इट वॉज अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सी फेयरिंग मर्चेंट्स, वो व्यापारी जो कि समुद्र के रस्तों से ट्रेड कर रहे हैं। वनीय नगरम, ऑयल मर्चेंट्स। ये जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन था जितने भी, दे वर ऑल्सो रेफर टू एज समाई, दैट इज क्रिएटेड थ्रू एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। मतलब समाई का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ जो क्रिएट हो रही है किसी कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू। और जो मेंबर्स थे समाई के, दे वर गवर्नड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, रूल बुक, और उस रूल बुक को कहा जाता था बनंजू धर्म। बनंजू धर्म। अब ऐसी एक पावरफुल गिल्ड विच वॉज ऑल्सो अमंग
द लार्ज सुपरा रीजनल मर्चेंट्स, मतलब ये रीजन में ट्रेड करेंगे लेकिन ये बहुत बड़ा मर्चेंट्स का ग्रुप है, मर्चेंट एसोसिएशन, इट वॉज आयावोल द 500, जिसको स्टैब्लिश करा गया था एहोल कर्नाटका रीजन में। इसी की तरह मणिग्रामम, ये एक और प्रोमिनेंट गिल्ड था ऑफ द 13th सेंचुरी, लोकेटेड इन तमिल कंट्री एंड इट वॉज सबऑर्डिनेटेड टू आयावोल। जो व्यापारी पूरी की पूरी ये घोड़े बग्गियां वगैरह लेकर, कैरावान्स लेकर जो निकलते थे, जो ट्रेडिंग कैरावान्स थे, दे यूज टू मूव विद आर्म प्रोटेक्शन, रास्ते में चोरी चकारी ना हो जाए, एंड दीज गिल्ड्स जॉइंटली फिक्स्ड सेसेस एंड टोल्स। कितना किसको कौन से रास्ते से टैक्स देना पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा, टैक्स ऑन टैक्स देना पड़ेगा, ये पहले डिसाइड हो जाता था। जैसे जैसे वक्त जमाना आगे भी था, मर्चेंट गिल्ड्स बिकेम मोर एंड मोर पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट। पैसे बहुत सारे आ गए और वो इंतजार कर रहे थे कि चोला राजाओं का रूल कब खत्म हो। जैसे उनका वर्चस्व खत्म होता है, चोला पावर डिक्लाइन, गिल्ड्स टू सब्सिक्वेंटली बिकेम लेस डिपेंडेंट ऑन रॉयल सपोर्ट, कि अब हम अपने पैसे कमाने के जरिए अलग अलग तरीके से खुद स्वतंत्र रूप से ढूंढ सकते हैं, उनकी खोज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की। चोलास जो हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मॉडल के लिए बहुत फेमस माने जाते हैं, विच वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑल्सो। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी सिस्टमेटिक था, वेल डेवलप्ड था। बात करें अगर हम लोग सिर्फ गांव की, तो चोला इंस्क्रिप्शन हमें क्या बताती है, कुछ टर्म्स बताती है चोला इंस्क्रिप्शन हमें। एक था उर, इट वॉज अ जनरल असेंबली ऑफ लोकल रेसिडेंट्स, मतलब सोसाइटी के सारे लोग मतलब मिल रहे हैं, वो एक बॉडी का पार्ट है ऑफ नॉन ब्रह्मदेव विलेजेस, मतलब वो ऐसे लैंड का पार्ट है जो कि ब्राह्मणों को दान में नहीं दिया गया। और नॉन ब्रह्मदेव विलेजेस को क्या बोला जाता था, जहां पर नॉर्मल रेसिडेंट्स रह रहे हैं, वेलन वगई, ठीक है, वेलन वगई विलेजेस। यहाँ पर मैटर डिस्कस होता था विदाउट एनी फॉर्मल रूल और प्रोसीजर, जर्नल जिसको जो बात कहनी है। सोसाइटी में आपके जैसे मतलब मान लो कि आप में से बड़े सारे लोग मान लो सोसाइटी में किसी ब्लॉक में रहते हैं, आप RWA रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के पास जा रहे हो, सारे उधर इक्वल सारे ही लोग हैं, ब्लॉक के जितने लोग हैं जिन जिनके अपने खुद के घर हैं, कोई भी आपको समस्या फ्रीली वहाँ पर जाओ, आपको कोई अपार्टमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब और बनाया कैसे जाता था इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट जनरली द मेंबर्स पर लेस देन 10, 10 से कम मेंबर्स होते थे, 10 से कम ही मेंबर्स होते थे। यहाँ पर बड़े सारे मैटर्स के साथ यहाँ पर डीलिंग होती थी, लेकिन जनरल सिविलियन मैटर्स सच एज लैंड सेल, ज़मीन बिकी है, अच्छा ये वाली ज़मीन किसने खरीद ली, हमारे एरिया में कौन रहने आया है, कितना उसका टैक्स होगा, क्या होगा, गिफ्ट एंड टैक्स एग्जाम्पशंस, ठीक है। उसके बाद सभा, ये गांव की बात हो रही है, याद रखना, ठीक है। चोला इंस्क्रिप्शन से हमें पता लग रहा है इनके बारे में, इन टर्म्स के बारे में। सभा या महासभा, इट वॉज द एक्सक्लूसिव असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स या गैदरिंग्स ऑफ एडल्ट मेड मेंबर्स इन द अघारास, डेट इज रेंट फ्री ब्रह्मदेव विलेजेस। यहाँ पर जिनकी जो ज़मीन है ना, और अब ब्रह्मदेव एक बारी मिलने के बाद श्रेया में उसको ऐसा कह सकता हूँ क्या कि अब ये पुश्तैनी ज़मीन हो जाएगी, अब तो ना यहाँ पर टैक्स देना ना कुछ करना है ना। लेकिन फिर भी अब ये लोग भी तो सोचेंगे ना कि इसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है और हम इसको बेटर कैसे बना सकते हैं। एक आसपास गांव है, उसके अंदर 50 मकान है, सारे के सारे ब्रह्मदेव यानी कि जो राजाओं महाराजाओं ने जो ब्राह्मणों को दान करे हैं उसका पार्ट है। वो सारे लोग सोचेंगे ना हम अपने गांव को कैसे बेटर बना सकते हैं, तो वो लोग भी अपनी खुद की असेंबली बनाते थे, विच एंजॉयड अ लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर राजा की कोई हस्तक्षेप नहीं है, जैसे मर्जी चाहे उनको कर सकते हैं। अब ये लैंड उनका है, ना कोई टैक्स देना है ना कुछ देना है, वो अपने हिसाब से इसकी डिजाइनिंग मरम्मत जो भी करना करवा सकते हैं। मेंबरशिप हेयर इन महासभा और सभा, इट वॉज गवर्न बाय डिफरेंट क्राइटेरिया सच एज प्रॉपर्टी ओनरशिप, ज़मीन किसकी है, फैमिली एंटीसीडेंट्स, एंसेस्ट्री क्या है, लर्निंग एंड गुड कंडक्ट। महासभा पोजेस द प्रोप्राइटी राइट्स ओवर कम्युनल लैंड्स एंड कंट्रोल द प्राइवेट लैंड्स विद इन इट्स जुरिसडिक्शन। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया
जगह पर 50 घर बने हुए हैं, ठीक है। कम्युनल लैंड मतलब यहाँ पर कम्युनिटी लैंड को बोला जा रहा है, और वो सारे के सारे ब्राह्मण रहते हैं वहाँ पर, और उनको ब्रह्मदेव के अंतर्गत, ब्रह्मदेव राइट्स के अंतर्गत वो लैंड मिले थे फ्री में। अब वो उनके प्राइवेट लैंड भी हैं, तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग कुछ रूल्स रेगुलेशंस और ये सब राइट्स क्या होंगे उनके, वो आपस में मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए बनाएंगे। अब ये चाहें तो लोन भी रेज कर सकते थे अपने गांव के लिए, और दे कुड डिवाइड हैवी टैक्सेस विद द राइट टू रियलाइज द रेवेन्यू इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय सेलिंग द लैंड्स इन क्वेश्चन बाय पब्लिक ऑक्शन। अगर इनको पैसों की जरूरत है तो अपनी ज़मीन भी बेच सकते थे और उसको किराए पर भी चढ़ा सकते थे, और बड़े सारे आइटम्स के ऊपर, मान लो कि यहाँ पर है तो ये लैंड, बगल में कुछ खेती बाड़ी वगैरह होगी, कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर हो रहा है, या फिर किसी को किराए पर या ठेकेदारी पर ज़मीन देती, या फिर किसी पीजन को बोल दिया कि तुम यहाँ पर खेती बाड़ी कर लेना, और टैक्सेस या तो कैश में या काइंड में इनको देने, मतलब इनको देना। क्योंकि एक बार अगर आपके पास लैंड अगर आ भी गया है, आपके पास कोई साधन तो होना चाहिए ना रोटी खाने का, बस वही यही चीज़ है। तो देयर वर क्लोज लिंक्स बिटवीन सम ऑफ द ब्राह्मण सभास एंड चोला कोर्ट्स। दो इंस्क्रिप्शंस जो हैं हमें उत्तरामेरूर, ये मंदिरों की दीवारों पर मिलती है वाली इंस्क्रिप्शंस। मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी में आपको बहुत बार दिखाई है, तमिलनाडु में भी दिखाया था मैंने, एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु दोनों में मैंने आपको दिखा चुका हूं मैं। मंदिरों की दीवारों पर है ये देखो, दो इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरामेरूर, ये हमें इस चीज़ के बारे में बताती हैं और स्पेसिफाई करते हैं डैट रेजोल्यूशन ऑफ द सभा वॉज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑफिशियल स्पेशली डिप्यूटेड बाय द किंग। देखो अभी राइटर हमें बोल रहा था कि दे एंजॉयड अ लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी, इन्हीं का लैंड है, इनको किसी न किसी राजा ने दिया था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है ना श्रेया कि राजा वन की जो पॉलिसी होगी वो अपने पूर्वजों से काफ़ी अलग हो, अपने पिताजी से, दादाजी से, परदादाजी से अलग हो। एक बार उसे बता तो तुम लैंड पे क्या करने जा रहे हो, पता चला वो माने ही ना कि तुम ये लैंड को किराए पर नहीं चढ़ा सकते हो, अगर ऐसा करने तो वापस कर दो। एक बारी सारे ब्राह्मण जाकर उसके सामने एक ये रेजोल्यूशन बता दो कि हम क्या करने जा रहे हैं, आज से हमारी पॉलिसी क्या रहेगी हमारी जनरेशन की, कि मालिक ये वाला लैंड जो है हमारे परदादा जी को मिला था और आपके परदादा जी ने दिया था ये वाला लैंड। अब हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है गुजारा करने में, हम लोग के पास कुछ साधन नहीं है, हम लोग तो रिचुअल से ज़्यादा कमा नहीं पाते हैं, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी बहुत मुश्किल होता है, और खेती बाड़ी करेंगे तो ये सब जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं, ये जो पूजा पाठ करवानी है, ये कौन करवाएगा फिर। तो एक बार उसको बता दो कि तुम करवाने क्या जा रहे हो। ये उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि देयर वर क्लोज लिंक्स बिटवीन ब्राह्मण सभा एंड चोला कोड, एक बार राजा को बताना जरूरी है, ठीक है। एक और इंस्क्रिप्शन हमें मिली है थंजावुर से। इट अपियर्स दैट Rajaraja I issued orders to the Sabhas of Cholamandalam to perform various types of services in the बृहदेश्वर टेम्पल। देखो आपको अगर लैंड मिल रहा है ब्रह्मदेव के पॉलिसी के अंतर्गत, तो आपने पहले देखा होगा जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और जब से ब्रह्मदेव का जिक्र कर रहे हैं, ब्राह्मण के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना कि उनको कुछ ऐसा करना है या कुछ ऐसा करना है ना। वो तो लैंड उनको फ्री में मिल रहा है, कोई टैक्स नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, या फिर ये वाला काम करना पड़ेगा तभी तक ये तुम्हारे पास लैंड रहेगा, तुम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, इसकी कोई लेगेसी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था ना। अब राजा वन के अपने भाई वो है अपने तेवर है, तो वो ये कहता है, मतलब रिक्वेस्ट ही करी, उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया, उसने ये जो सभास थी चोलामंडलम की, ये इसी की बात हो रही है, सभा महासभा की ब्राह्मणों की, जिनको ब्रह्मदेव गांव मिले थे, लैंड मिले थे, कि तुम ना फ्री में सर्विसेज दिया करो बृहदेश्वर टेम्पल में। भाई पुजारी हो ना, पंडित हो ना, खर्चा पानी तो कुछ है नहीं, फ्री तो बैठे हो ना, वहां पर जाकर शाम को जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया करो। समझ गए, इसने बोला ऐसा। द अफेयर्स ऑफ द विलेज वर मैनेज्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव कमिटी टू विच एजुकेटेड पर्सन जिनके पास प्रॉपर्टी थी ये इलेक्ट होते थे, ईदर बाय ड्राइंग लॉट्स और बाय रोटेशन। ड्राइंग लॉट्स मतलब कैसे, एक कोई कटोरा रख रखा है, उसके अंदर पर्चियां हैं, चिट्ठियां हैं, उसको पिक करना है, तो लॉटरी सिस्टम हो गया। रोटेशन कैसे, 5 पर्सन हैं, पहले आप, फिर मैं, फिर वो, फिर वो, फिर वो, फिर दोबारा मैं, ऐसे करके, ठीक है।
दीज मेंबर्स हैड टू रिटायर एवरी 3 years, कितने साल का टेन्योर होगा? 3 साल का। एंड देयर वर डिफरेंट कमिटीज विच लुक्ड आफ्टर डिफरेंट एक्टिविटीज, लाइक लॉ एंड ऑर्डर के लिए कमिटी, जस्टिस के लिए कमिटी, टैंक कमिटी, और टैंक कमिटी को बोला जाता था, मतलब इरिगेशन कमिटी आप इसको कह सकते हो, एरीवरैया, एरीवरैया, विच लुक्ड आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू द फील्ड्स, के मतलब किसानों की ज़मीन तक पानी पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब किसान मतलब ज़रूरी नहीं है, ये ब्राह्मण भी हो सकते हैं। ब्राह्मणों ने, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि हो सकता है वो अपनी ज़मीन को, अपने खेतों को रेंट पे चढ़ा दें, है ना। तो यहां पर भी ये चीज़ हो सकती है। चोला विलेज असेंबली जो थी, इट वॉज द एब्सोल्यूट प्रोप्राइटर ऑफ विलेज लैंड्स एंड ऑल्सो ऑफ द न्यूली एक्वायर्ड लैंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी जो पूरी की पूरी जो गांव वाली जो असेंबली होती थी, अब चाहे फिर वो उर हो या फिर सभा हो, मतलब लोकल रेसिडेंट्स की नॉन ब्रह्मदेव वाली विलेज वाली असेंबली हो या फिर ब्राह्मणों की ब्रह्मदेव वाली असेंबली हो, कुछ भी हो, ठीक है। यहां पर ये पार्ट होते थे विलेज लैंड्स के, और विलेज लैंड डायरेक्टली किसके कंट्रोल में है? वो है चोला राजाओं के कंट्रोल में। मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ चोला एम्पायर वॉज द लैंड रेवेन्यू। इस वजह से गांव एक मुख्य सोर्स है, ठीक है, क्योंकि अगर लैंड रेवेन्यू कल को आ भी नहीं रहा है तो खेती बाड़ी से इतना अनाज तो आ जाएगा कि एम्पायर चल सके। अब इसको फिक्स करा जाता था नॉर्मली 1/6, जो भी कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, 1/6 आपको राजाओं तक पहुंचानी पड़ेगी। अब ऐसी कंडीशन सभा और महासभा के साथ नहीं थी, लेकिन उर के साथ थी, ठीक है। हो भी सकती है, कोई रूल नहीं है कि सभा महासभा या फिर जो ब्रह्मदेव वाले लैंड्स हैं उनसे अगर खेती बाड़ी अगर वो कर रहे हैं तो राजा कल को मना भी तो कर सकता है कि नहीं, ये तो लैंड आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आप इसको रेंट पे चढ़ाओ, अगर चढ़ाना तो 1/6 प्रोड्यूस हमारे तक भेजो, ठीक है। ब्रह्मदेव लैंड का मतलब क्या होता है कि आपको तो वो लैंड बीइंग अ ब्राह्मण वो उसके लिए दिया गया कि आप ब्राह्मण हो, है ना। आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स वगैरह भी नहीं लगाया जाएगा। प्रोडक्शन अगर वहां पर हो रही है तो 1/6 पहुंचाने में क्या दिक्कत है। अब ये 1/6 वही चीज़ है जैसा कि हम अर्ली बेटे के से एक टर्म यूज नहीं करते हैं, बाली, है ना, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, ये वही चीज़ है। रॉयल ड्यूज वर कलेक्टेड बाय द विलेज असेंबलीज एंड दे वर पेड ईदर इन कैश और काइंड और इन बोथ। चोला गवर्नमेंट लैंड सर्वे भी कंडक्ट करवाती थी, ठीक है, विच फॉर जनरली वेरी एक्यूरेट, पीरियोडिकली करवाया जाता था, एंड रिकॉर्ड ऑफ होल्डिंग्स वॉज मेंटेन। जैसे पटवारी जमीन का पट्टा मेंटेन करके रखते हैं ना, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ऐसे यहाँ पर भी ऑफिशियल्स होते थे। और ये वाली बात तो हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं प्रीवियस 3-4 चैप्टर में। अलग अलग जो चोला इंस्क्रिप्शंस हैं, दे पॉइंट आउट टू सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ लैंड ट्रांसफर, मतलब आप अपना लैंड किसी और को दे रहे हो, आपने उसको बेच दिया, किसी को गिफ्ट के तौर पर दे दिया, ये अलाउड था, लेकिन सामने वाली पार्टी को, नए होल्डर को, नए लैंड होल्डर जो होगा उसको क्या समझाया जाएगा कि देखो तुमने लैंड खरीदा होगा कोई बात नहीं, लेकिन ये लैंड स्टेट का है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। आपने किसी से घर खरीदा, कोई ज़मीन खरीदी, तो मयूर आप ये कह दोगे ये तो मेरी सेपरेट कंट्री हो गई, अब तो ये मैं तो इंडिया का पार्ट हुई नहीं, ठीक है। एक्चुअली है तो वो सरकारी ज़मीन ना, और राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट भी नहीं है। हाँ जी। और जब था भी तभी नहीं आप ये वाली बात कह सकते थे। इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ कानी राइट्स, क्या होते हैं? दैट इज अ राइट ऑफ पोजेशन ओवर द लैंड। आपने किसी और के नाम पे जमीन लिखवा दी, एसोसिएटेड विद सर्टेन अदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। सामने वाले पर्सन को कुछ कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो कनी राइट्स है, जिसको वैसे तो इसको ना जब आप देखोगे कभी तो कणी बोला जाता है, कणी राइट्स, दे वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू करणमई, राइट टू कल्टिवेट, दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कुदुनिक्की एंड कुदुनिंगा। कुदुनिक्की क्या था? ये कौन से राइट्स थे? सिचुएशन इन विच पीपल प्रीवियसली सेटल्ड इन अ विलेज, दे वर ईदर रिमूव्ड और डिप्राइव्ड ऑफ द राइट्स। मतलब देखो, आपने पोजेशन अपनी किसी और को ट्रांसफर कर दी, आपने श्रेया अपना मकान किसी और के नाम अगर कर दिया है या किसी और से मकान अगर लिया है, तो जो उस मकान में किराएदार रहते होंगे उनको तो जाना पड़ेगा ना, उनको तो जाना पड़ेगा ना कि अब ये लैंड हम, आप बोलोगे मैंने लैंड खरीद लिया, आप नहीं रख सकती, मैं आपको यहाँ पर जाऊँ, यहाँ से हम नहीं चाहिए, मुझे कोई किराएदार रखना ही नहीं है।
अभी आप यहाँ पर रेंट पे रह रहे हो तो आप सिर्फ आप ही रहोगे सिर्फ, है ना। मकान मालिक ये तो नहीं ना बोलेगा श्रेया यार 10-15 परिवार और आ रहे हैं, इनको अपने रूम में एडजस्ट कर लो। लेकिन अगर उसने ये प्रॉपर्टी ही बेच दी किसी और को, अब वो मकान मालिक रहा ही नहीं आपका जिसकी तरफ लेट जाता था, अब नए मकान मालिक से ये बोलोगे नहीं नहीं मैं आपको भी रेंट देती रहूंगी, मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं तो नहीं जाऊंगी यहाँ से। वो तो प्रीवियस मकान मालिक ने रखा था ना आपको। इस चीज को क्या बोलते हैं? कुदुनिक्की। तो सिचुएशन इन विच पीपल प्रीवियसली सेटल्ड इन द विलेज दे वर ईदर रिमूव्ड और डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। फिर है कुदुनिंगा, सिचुएशन इन विच सच पीपल वर नॉट टू बी डिस्टर्ब। अगर आपको निकाला नहीं जा रहा है नए मकान मालिक के द्वारा तो आप मतलब ये वाला राइट क्या है आपका? कुदुनिंगा का। लेकिन ये मेरे को एक बात बताओ, ये स्टेट का रूल है या फिर जो ट्रांसफर करेगा अपनी प्रॉपर्टी को और जो नया वाला प्रॉपर्टी होल्डर है उसका मन होगा तभी होगा? बताओ। जब उसका मन हो। ये मैं कह रहा हूं कि ये जो कुदुनिक्की जो होगा और जो कुदुनिंगा होगा, ये किसका ये ऑब्लिगेशन लगाएगा कौन? मतलब ये स्टेट की तरफ से आ रहा है ये रूल्स एंड रेगुलेशन, या फिर जो नई जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है जिसने बेची है वो डिसाइड करेंगे? स्टेट की तरफ से आना। स्टेट की तरफ से आ रहा है श्रेया। हम्म। मतलब आप रहोगे और वो मतलब जबरदस्ती भी रह लोगे, मतलब आप अगर आपको नहीं निकलना है तो स्टेट आपको बोल देगा कि हाँ तुम इसको रख सकते हो। नहीं नहीं, मतलब कि यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है ना, तो वो अपने मन से तो नहीं हो रहे हैं रिमूव। और ये अगर ये जो रखा जा रहा है देवर नॉट टू बी डिस्टर्ब, या फिर ये जो दोनों तरह की राइट है ना यहाँ पर श्रेया, तो ये प्रॉपर्टी होल्डर ना डिसाइड करके स्टेट डिसाइड करेगा? प्रॉपर्टी होल्डर नहीं, स्टेट। देखो ना, अच्छा एसोसिएटेड विद सर्टेन अदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। देखो चोला रूलर्स नहीं चाहते ना कोई परेशान हो, मतलब अगर उन्होंने परमिशन दे रहे हैं कि आप राइट को ट्रांसफर करो, लेकिन वो कभी कभार आपके ऊपर ये परमिशन ये बंदिशें लगा सकते हैं कि आपको कुदुनिंगा फॉलो करना पड़ेगा, कुदुनिंगा फॉलो करना पड़ेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है ना कि ब्राह्मण को कुदिनिंगा दे दें, जो नॉर्मल विलेजर्स हैं उनको कुदिनिकी दे दें। हाँ बस यही चीज है। फिर है मिताची, सुपीरियर पोजेसिव राइट। सुपीरियर पोजेसिव राइट का मतलब ये होता है, मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब, यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करना चाहिए था वैसे यहाँ पर। अब लैंड होल्डर कौन है नया वाला? आप हो। तो कल को ऐसा ना हो कि मयूर चोला रूलर्स ये बोल रहे हैं, आपने कल ही प्रॉपर्टी खरीदी, चलो चलो यहाँ से आप गांव से निकलो, हम चोला रूलर्स हैं, अब तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है। देखो चोला रूलर्स इस बात का ख्याल रखेंगे, जैसा कि कल की मैंने ऑडियो में भी बताया था, राजा कभी नहीं चाहेगा कि जनता बगावत पे उतर आए, या फिर एक जनता का ट्रस्ट जो है उसको देखकर अगर हम उसका खिलवाड़ करते हैं तो बाकी जनता भी फिर कभी कोई स्टेप ना ले। यार मुझे एक बात बताना, अगर किसी बैंक में घोटाला हो जाता है बहुत बड़ा, 1000 करोड़ का घोटाला होगा, किसी कस्टमर के पैसे ठुक गए 1000 करोड़ रुपए सारे, आप उस बैंक में अकाउंट खोलोगे? चाहे सरकार कितना भी आपको बोलती रहे, प्रधानमंत्री क्यों ना आके बोले आपसे रिक्वेस्ट करें। In certain inscriptions of Karnataka, there are interesting references to villages headed by women. Gramini, है ना। For instance, in 902 CE inscription हमें देखने को मिलता है that village, एक गांव था, Barangiyur, it was headed by a wife of a man named Bittaya. And in another inscription of 1055 CE, there is a reference to a woman named Chandi Abbe as Agabundi, that is a village chieftain, and another woman named Jakia Abbe as her मंत्रकी काउंसलर। ये आप यूज कर सकते हो, जो मैं आपसे एक औरत का चिट्ठा बनाने को नहीं कहता हूँ पूरी प्रिपरेशन में, वुमेन एम्पावरमेंट वाला, ये आप उसमें यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर हुआ? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।